National Instructional Media Institute presents online courses Principles of Teaching. Unit 7 Organization and Management of Instructional Functions. Lesson number 1 Teaching and Managerial Responsibilities of Classroom and its Management. Welcome in beauty course afternoon session. Now we are going to discuss our important points on unit 7.1. इसमें आप लोग जो टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हो वो है निर्देशात्मक कार्यों का संगठन और प्रबंधन, क्लासरूम और उसमें प्रबंधन की शिक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ। तो इसमें जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट है कि जब एक इंस्ट्रक्टर किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग देता है तो ज्वाइनिंग देने के बाद जब अपने सेक्शन का चार्ज लेता है तो उस चार्ज के साथ साथ कौन कौन सी जिम्मेदारियों को भी लेता है, तो वो जिम्मेदारियाँ या फिर उसकी जो रोल्स हैं वो क्या क्या हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे उसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो दो तरीके से क्लासिफाइड की गई हैं। एक तो उसकी है टीचिंग से रिलेटेड जिम्मेदारियाँ और एक है उसकी मैनेजरियल से रिलेटेड। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि टीचिंग से रिलेटेड उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। टीचिंग से रिलेटेड जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए वो योजना बनाता है, प्लानिंग करता है। ठीक है, तो इस प्लानिंग में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो अनुदेशक की है वह है योजना बनाना। जब आप कोई टीचिंग कार्य करने जा रहे हैं या कौशल सिखाने जा रहे हैं या कोई प्रशिक्षण देने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्टर की टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, योजना बनाना, प्लानिंग करना। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए जब आप योजना नहीं बनाते हो तो उसके अंदर आपकी सफलता नहीं होती है। तो कार्य को सफल बनाने के लिए सबसे पहले उसको योजना बनानी पड़ती है। तो योजना बनाने में सबसे पहले जो बात आती है कि वो योजना क्यों बना रहा है। योजना क्यों बना रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर में जो कार्य करने वाला है उसको ध्यान में रख के अपनी योजना बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि योजना के अंदर उसकी जो क्रियात्मकता है, जो भी वो कार्य करेगा उसकी प्लानिंग छुपी हुई होती है। जैसे सपोज आपको कोई गारमेंट सिखाना है 2 हफ्ते बाद, तो उस गारमेंट को सिखाने की आप क्या करेंगे, प्लानिंग करोगे। तो ये गारमेंट 2 हफ्ते बाद सिखाना है और प्लानिंग आपने अभी से कर ली, तो ये क्या होगी, आपकी जो क्रियात्मकता है उसको शो कर रही है ना। आप जो क्रिएटिविटी करने वाले हो, जो कार्य करने वाले हो, वो प्लानिंग में शो हो रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है योजना से भविष्य की स्थितियों का पूर्वानुमान। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, भविष्य में जो आप कार्य कराने जा रहे हो उसका वो पहले से ही अनुमान हो जाता है कि हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो योजना बनाना उसको जरूरी होता है। नेक्स्ट है योजना से उचित कार्य प्रणाली का चयन होता है। आप जो भी कार्य करने जा रहे हो उसके लिए क्या मेथड अप्लाई करोगे तो वो आपको पता चल जाता है। सपोज आपको कोई लेसन प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, कोई जॉब सिखानी है तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, स्टूडेंट्स को यदि इंडस्ट्रियल विजिट करानी है तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। तो मेथड आपको पता पड़ जाता है, तो इससे आपके जो कार्य है वो सफल हो जाता है। नेक्स्ट है योजना से उचित कार्यप्रणाली का चयन होता है। योजना को लचीली बनाना और नए सुधार व इनोवेशन करने के लिए जो इंस्ट्रक्टर ये प्लानिंग करता है वो कैसी होती है, फ्लैक्सिबल होती है। कमिटेड तो होती है लेकिन फ्लैक्सिबल होती है, मतलब जो उसने बनाया वो करेगा, कंडक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा, लेकिन फिर भी फ्लैक्सिबिलिटी क्यों होती है। सपोज फ्यूचर के अंदर कोई सिचुएशन चेंज हो जाए, उस दिन कोई वर्क ना हो, छुट्टी हो जाए, तो वो क्या करेगा, अपनी योजना पे तो नहीं अड़ा रहेगा ना। कोई रॉ मटेरियल नहीं है, जॉब परफॉर्म नहीं हो सकती, तो चेंज तो करना होगा ना। इससे फ्लैक्सिबिलिटी भी रखी जाती है कि यदि इसको हमने चेंज करा, ये नहीं किया, तो इसकी जगह क्या कार्य करा जाएगा। तो इसलिए योजना को फ्लैक्सिबल रखता है, योजना हमारी फ्लैक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है योजना में इनोवेशन करने की गुंजाइश होनी चाहिए। सपोज आपके अंदर उस योजना के अंदर कुछ एडिट करना चाहते हो, कुछ इनोवेशन करना चाहते हो, तो उसकी एक जगह होनी चाहिए। ऐसी नहीं को आप इतनी कमिटेड बना दो कि उसके अंदर कोई भी चेंज ना कर सको, कोई इनोवेशन ना कर सको। तो ये जो है जिम्मेदारी किसकी, इंस्ट्रक्टर की है कि अपनी योजना को वो कैसा बनाए, फ्लैक्सिबल बनाए और उसमें इनोवेशन कर सके, वो ऐसा बनाए। नेक्स्ट है योजना एक प्रबंधकीय कार्य है जिसमें विश्लेषण, निर्णय, कार्रवाई की प्रक्रिया शामिल है। जो आप प्लानिंग करता है हमारा इंस्ट्रक्टर टीचिंग के लिए, वो कैसा कार्य है, एनालिटिकल वर्क है। क्योंकि जो भी उसको कार्य परफॉर्म कराने फ्यूचर में उसका वो एनालिसिस करता है कि किस कार्य को कैसे करना है। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस वो अपनी योजनाओं के अंदर कार्यों को शामिल करता है।
ठीक है, तो एक कैसा प्रोसेस है ये, एनालिटिकल, एनालिसिस किया जाता है इसके अंदर। इसमें वो डिसीजंस भी लेता है और कार्यवाही की प्रक्रिया भी शामिल है। जो उसने प्लानिंग के अंदर जो चीजें बनाई हैं उसकी वो कार्यवाही भी करता है। उसको ऐसे नहीं कि उसने पेपर पे योजना बना के रख ली है, नहीं, उसको वो परफॉर्म भी करता है। योजना के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं पुस्तकालय पाठ्यक्रम की भागीदारी में सुधार करता है। जो भी फैसिलिटीज हैं रिगार्डिंग ट्रेनिंग, उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर इम्प्रूव करता है, क्योंकि योजना से उसको पता चलता है कि ये ऐसे होना चाहिए बेटर, ये इस तरीके से ठीक नहीं है। तो जो प्लानिंग करता है उससे मालूम पड़ता है कि फैसिलिटीज में कहाँ पे कमियां हैं, उनमें कहाँ पे सुधार करना है, या पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है उसमें क्या हमको सुधार करना है, पाठ्यक्रम की भागीदारी में सुधार क्या करना है, जो सिलेबस है उसके अंदर पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है और इस पार्टिसिपेशन में कैसे सुधार करना है। तो ये सब कैसे करता है, वो अपनी योजना के द्वारा करता है। नेक्स्ट है योजना में प्रबंधन द्वारा प्राप्त मानकों को निर्धारित करना। प्रबंधन द्वारा मतलब जो मैनेजमेंट कर रहा है उसके उस मैनेजमेंट से स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। जैसे सपोज उसको लेसन सिखाना है तो लेसन सिखाने के लिए मैनेजमेंट करेगा ना, लेसन प्लान बनाएगा, चॉक बोर्ड रेडी रखेगा, टीचिंग एड प्रिपेयर करेगा, इंफॉर्मेशन शीट तैयार करेगा, ठीक है, क्लास में ट्रेनिंग्स को मोटिवेशन देके प्रिपेयर करेगा। तो ये सब जो वो कर रहा है तो क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है ना। चाहे तो वो ये सब चीज ना करे और इसके बिना भी वो कार्य कर दे तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो ये सारे कार्य करता है अपनी योजना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास प्रबंधन करना। पहले में आप वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है, फ्लेक्सिबल बना रहा है, बहुत सी चीजों को शामिल कर रहा है। नेक्स्ट उसकी जिम्मेदारी आती है क्लास प्रबंधन करना। ये भी टीचिंग से रिलेटेड है कि वो क्लास का प्रबंधन कैसे करता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया सार्थक हो सके इसका प्रयास करना। क्लासरूम में ट्रेनिंग्स बैठे हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो ये सीखना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब आपका क्लास मैनेजमेंट सही होगा। यदि आपके क्लास मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसमें 20 स्टूडेंट्स बैठने हैं तो 20 का सीट अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं 10 बैठ गए और 10 खड़े हुए हैं। प्रॉपर लाइट नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, गुड वेंटिलेशन नहीं है, मटेरियल रेडी नहीं है, हाँ, एनवायरनमेंट नहीं है। तो सबसे आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है एक प्रयास करते हैं अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, क्लास को बनाने के लिए। ये पहला पॉइंट है जिससे सीखने की, क्योंकि लर्निंग कैसे होगी, ये सीखना कैसे संभव होगा, क्योंकि वो जब उनका एनवायरनमेंट बनेगा तो इस एनवायरनमेंट को बनाया जाता है जिससे सीखने की प्रक्रिया सफल हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को उनकी क्षमता के साथ निखारने के लिए एक मंच का सृजन करना। क्लासरूम क्या होता है, एक स्टेज होता है ना, जहाँ से क्या प्रोवाइड किया जाता है, ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो क्लासरूम का प्लेटफॉर्म या क्लासरूम वो स्टेज होना चाहिए जिससे जो आप कार्य करना चाहते हैं वही कार्य आपका सार्थक हो। ऐसा नहीं हो क्लासरूम जो है आपका ऐसा प्लेस बन जाए जहाँ पे कोई अनुशासन नहीं हो, वहाँ पे कोई नॉलेज प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो वो चीज़ नहीं हो सकेगी। जो आप करना चाहते हैं, जो टीचिंग करना चाहते हैं वो नहीं होगी। तो आपको क्लासरूम को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो एक मंच के रूप में उभर कर सामने आए और एक्चुअल में ट्रेनिंग्स को लगे कि हाँ यहाँ पे लर्निंग हो रही है, यहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट है, जिसके लिए हम आए थे वो उद्देश्य हमारा सफल हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है छात्रों को जानना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में जब तक कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो लर्नर्स को साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो टीचिंग अच्छे से नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्टर को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को स्टडी करना आना चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए और वो अच्छे प्रकार से अपने लर्नर्स को जान के फिर टीचिंग करा सकता है। तो उसको इसी के साथ साथ साइकोलॉजी के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको भी पहचानना चाहिए कि जो लर्नर्स है किस प्रकार से सीखते हैं, ये किस प्रकार से सीखते हैं, ये किस प्रकार से सीखते हैं, जैसा वो सीख रहे हैं वैसा ये क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। जब ये डिफरेंस पता कर लेगा तो वो अच्छे से टीचिंग करा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को प्रेरणा देना। मोटिवेशन के बिना तो लर्निंग हो ही नहीं सकती है। ये बात अलग है कि कुछ लोग जो है बिना मोटिवेशन के भी पढ़ लेते हैं तो बहुत कम होते हैं, लेकिन मोटिवेशन सब जगह ज़रूरी होती है। चाहे आप घर में भी देख लीजिए, सोसाइटी में देख लीजिए, कहीं भी किसी प्लेस पर देख लीजिए, तो क्लासरूम में जहाँ पर कि लर्निंग और टीचिंग का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो मोटिवेशन का कार्य भी कौन करता है,
इंस्ट्रक्टर्स को करते हैं। तो ये टीचिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है सीखने की गतिविधि के लिए प्रेरक वातावरण बनाना। प्रेरक वातावरण कैसे बनेगा? एक क्लासरूम को आप प्रेरक वातावरण कैसे क्रिएट करेंगे, प्रेरक वातावरण में कैसे चेंज करेंगे, बताइए। भाई क्लासरूम है तो क्लासरूम जैसा लगना चाहिए। आप जिस भी क्लास को वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट आपको दिखना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल पोस्टर्स, चार्ट होने चाहिए और टीचिंग एड्स होने चाहिए ना, चॉक बोर्ड होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ जो हम पढ़ने आ रहे हैं एक्चुअल में वो ये एनवायरनमेंट है। मतलब कुछ लर्निंग तो उनको जो विजुअल्स लगे हुए उनको देखकर हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है छात्रों को प्रेरणा देने का कार्य भी करता है, उनको मोटिवेट करता है नई लर्निंग सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों की उपस्थिति का मूल्यांकन। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसका यदि इवैल्यूएशन ना हो, मैंने आपको बताती हूँ कि जो अटेंडेंस होता है वो एक लीगल रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट्स का कि वो क्लास में कितना उपस्थित है या नहीं है। तो उसकी उपस्थिति इस बात को बता देती है कि वो कितना इंटरेस्टेड है क्लास लेने में, कितना विषय में वो इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से यदि वो जो इंस्ट्रक्टर है इवैल्यूएशन नहीं करेगा अटेंडेंस का तो उनको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारी अटेंडेंस कितनी हो रही है। तो लास्ट मंथ में या पूरा जब सेशन खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद उसके जो ट्रेनिंग्स होते हैं उनकी अटेंडेंस का एक इवैल्यूएशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन में बहुत सारी बातें आती हैं कि किस मंथ में उसने कितनी अटेंडेंस ली है या एब्सेंट कितना रहा है, किस मंथ में वो रेगुलर रहा है, यदि एब्सेंट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, वो पहले रेगुलर था अब क्यों नहीं रेगुलर है। तो बहुत सारे पॉइंट्स इवैल्यूएशन में हमको पता पड़ते हैं और फिर उनको पता करके हम उसके अनुसार हम लोग समाधान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने की गतिविधियों के लिए प्रेरक वातावरण बनाना। जब आप अपना क्लासरूम प्रबंधन बहुत अच्छे से करेंगे, आपकी सीखने की गतिविधियां क्या हैं? आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ये गतिविधि है। डिमॉन्स्ट्रेशन देना है, गतिविधि है। कोई असाइनमेंट कराना है, कोई टास्क कराना है। तो ये सारी गतिविधियां, ये सारी एक्टिविटी कब परफॉर्म हो पाएंगी? जब आपका क्लासरूम प्रबंधन, आपका क्लास मैनेजमेंट अच्छा होगा। यदि बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन है, क्लास में ट्रेनीज नहीं है, रॉ मटेरियल है नहीं, तो क्या आपका कार्य हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इन सभी बातों के लिए। नेक्स्ट है इस तरह से क्लास प्रबंधन के 3 मुख्य रूप हैं या आप टाइप्स कह लीजिए या आप बिंदु कह लीजिए कि योजना, नियंत्रण और संचार। योजना में आपको बताया कि योजना आपको बनानी है, क्लास में जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं या पूरी ट्रेनिंग में जो भी आप कार्य करेंगे उसका एक योजनाबद्ध रूप आपके सामने होना चाहिए। चाहे वो लेसन से रिलेटेड हो, क्लास एक्टिविटी से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या क्लास में जो भी आपको इवैल्यूएशन करना है उससे रिलेटेड हो, लेकिन आपका योजनाबद्ध काम होना चाहिए। सेकेंड आता है नियंत्रण, क्लास कंट्रोल। मैंने पहले भी बताया था कि क्लास कंट्रोल जो है एक टीचर की लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। यदि टीचर में लीडरशिप क्वालिटी है तो क्लास कंट्रोल कर लेगा और जहाँ पे क्लास कंट्रोल होगा मैनेजमेंट हो जाएगा, जहाँ पे मैनेजमेंट होगा लर्निंग अपने आप प्लेस देती है, ठीक है। नेक्स्ट है संचार, कम्युनिकेशन। क्लास में कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो ये कम्युनिकेशन कौन करता है क्लास में? एक तरफ टीचर होता है, दूसरी तरफ कौन होती है? ट्रेनीज होते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। टीचर यदि किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, यदि उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सब्जेक्ट उनको समझ में आएगा। यदि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लास मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। जैसे क्लास मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है वैसे ही समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या करना चाहिए इंस्ट्रक्टर को? क्लासरूम की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक निर्धारित वातावरण में छात्रों को समय अवधि में दिए गए इनपुट पर निर्भर करती है। आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन वो एक टाइम लिमिट में नहीं है। नॉलेज यदि आप प्रोवाइड कर रहे हो टाइम लिमिट में नहीं है तो उसका इनपुट अच्छा नहीं आएगा। जब इनपुट अच्छा नहीं आ रहा है तो आउटपुट भी अच्छा नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 35 मिनट्स के अंदर इतना हमको नॉलेज देना है, आप उससे ज्यादा देते जा रहे हो, टाइम आपने इतना बढ़ा दिया और उसके बाद सोच रहे हो कि अच्छा आउटपुट आए, तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छा आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप इनपुट कैसे दे रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो इनपुट को आप किस टाइम ड्यूरेशन से दे रहे हो।
यदि आप थ्योरी पढ़ा रहे हो तो थ्योरी आप कितने आवर्स पढ़ा रहे हो। यदि आप 3 आवर्स भी पढ़ाते हो और इनपुट अच्छा नहीं डाल रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत देर तक मैंने पढ़ाया। नहीं, आपने चाहे 45 मिनट्स की क्लास ली हो लेकिन इनपुट अच्छा डाल दिया तो आउटपुट अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है समय सारणी बनाना। समय सारणी क्या होता है? टाइम टेबल। तो यदि हमको टाइम मैनेजमेंट करना है क्लास में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? टाइम टेबल। यदि क्लास में टाइम टेबल नहीं है और इंस्ट्रक्टर ने इसको नहीं बनाया है तो इसका मतलब है उसको अपनी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं आता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जो टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल इज द मिरर ऑफ द क्लास। जो टाइम टेबल होता है आपकी क्लास का मिरर होता है। कभी कभी जो बाहर से विजिटर्स आते हैं या लोग आते हैं वो टाइम टेबल देख के पता लगा लेते हैं कि इस क्लास में अंदर क्या एक्टिविटी होती है। कुछ पूछते नहीं है, नो क्वेश्चनिंग। टाइम टेबल सब बता देता है कि क्लास में किस समय पर क्या होता है, क्या एक्टिविटीज होती है। तो समय सारणी बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट है, यह एक प्रणाली प्रदान करता है क्लास में प्रक्रियाओं के लिए। जब आप लोग इस तरीके से वर्क करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो ये मैनेजमेंट जो है एक सिस्टम डेवलप करता है क्लास के अंदर। सिस्टम क्या होता है? जो ट्रेनिंग्स हैं वो टाइम टेबल देख के वर्क करेंगे, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी है ये करनी है। यदि इस तरीके से नहीं होगा तो सिस्टम डेवलप नहीं होगा। किसी भी समय पर कोई भी कार्य कर लेंगे, किसी भी समय पर वो बाहर चले जाएंगे। टीचर कभी भी चाहे तो पढ़ाने लग जाएगा, किस समय पे प्रैक्टिकल कराना उस समय पे नॉलेज देने लग जाएगा, जिस समय पे नॉलेज देनी है उस समय पे स्किल कराने लग जाएगा। तो सब चीजें कैसी हो जाएगी? हौच पौच हो जाएगी। तो सीखना अच्छी प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है समय व ऊर्जा के अपव्यय को समाप्त करना। टाइम और जो एनर्जी है उसका जो वेस्टेज कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी? जब अच्छा आपका क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट होगा। यदि आपने टाइम से जो चीजों को डिसाइड कर रखा है उस टाइम पर आपकी चीजें डिसाइड हो जाएंगी तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। और यदि टाइम से चीजें नहीं होंगी तो आपको उन्हीं चीजों को परफॉर्म करने के लिए, उन्हीं चीजों को डिसाइड करने के लिए, उन्हीं चीजों को कंडक्ट करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। चीजों को ढूंढना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों और गतिविधियों के लिए न्यायसंगत समय प्रदान करना। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं और इसी तरीके से इंस्ट्रक्टर भी टाइम टेबल बनाता है तो वो इसमें विशेष ध्यान क्या रखता है कि लेसन टॉपिक्स जो हैं उनको किस तरीके से टाइम देना है, थियोरी को किस तरीके से टाइम देना है और प्रैक्टिकल टॉपिक्स को किस तरीके से टाइम देना है, क्लास में जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे टाइम देना है। तो ये उसको आना चाहिए। थियोरी को कितना पढ़ाना है, प्रैक्टिकल को कितना परफॉर्म कराना है। यदि उसने प्रैक्टिकल को बहुत कम टाइम दे दिया, थियोरी को ज़्यादा टाइम दे दिया, तो वोकेशनल एजुकेशन में तो ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कही जाती है। तो एक्यूरेट टाइम को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, कौन सा समय किस प्रकार से किस एक्टिविटी में लगा। अग्रिम योजना की सुविधा प्रदान करता है। जो टाइम मैनेजमेंट है, अग्रिम योजना, अग्रिम मतलब आगे आने वाली जो योजना है उसके लिए आपको जानकारी प्रदान करता है, ये एक सपोर्ट देता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है दूसरे कार्य को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाता है। जो आपका टाइम मैनेजमेंट है एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट डेवलप करता है। जैसे सपोज मैंने आपको बताया था कि क्लास में जब कोई एंटर होता है तो उसको टाइम टेबल सबसे पहले दिखता है। तो टाइम टेबल दिखने से ही एक साइकोलॉजिकल जो है इफेक्ट पड़ जाता है लर्नर्स के दिमाग में कि हमको क्या पढ़ना है, किस किस टाइम पर पढ़ना है। तो ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है और वो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आपका सारा वर्क कैसे हो रहा है, टाइम से हो रहा है। जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट है वहाँ पर डिसिप्लिन अपने आप है, और जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है इसका मतलब वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापन कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना या उस पर जोर देना। जो भी टीचिंग कार्य वो कर रहा है क्लास में इंस्ट्रक्टर, तो उसमें उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कैसे करेगा। तो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करेगा, गतिविधियां आयोजित करना। जो उसने टीचिंग कराई है उसके लिए क्या क्या गतियां आयोजित करेगा। सबसे पहले तो टेस्टिंग, टेस्ट लेगा, ये एक एक्टिविटी है। yes, तो इससे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। yes, है ना। टास्क देगा, असाइनमेंट देगा, वाइवा कंडक्ट करेगा, डिस्कशंस करवाएगा, कॉम्पिटिशन्स करवाएगा। तो इससे वो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा।
तो अपने आप जो क्वालिटी इम्प्रूव होगी या फिर जो क्वालिटी में वर्क हो रहा है उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस तरीके से गुणवत्ता सुधार के लिए वो कई प्रकार की एक्टिविटीज करवाता है क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास को समूह व टीमों में बांटना। जो असाइनमेंट्स दे रहा है क्लास में, जो टास्क दे रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एकदम से सब एक ट्रेनिंग को तो नहीं बोल देंगे आप ये करके लाइए। वो क्या करेगा, यदि अच्छा इंस्ट्रक्टर होगा तो क्या करेगा, जो अपनी क्लास है उसको टीम्स के अंदर डिवाइड कर देगा। तो एक तो इस टीम में डिवाइड करने से क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको टीम स्पिरिट में वर्क करना आता है, मिलजुल कर काम करना आता है। तो टीम में डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, उसका कंट्रोल रहेगा स्टूडेंट्स के ऊपर कि इस टीम ने इतना वर्क कर दिया, इसने नहीं किया। तो इस तरीके से टीम वर्क देकर वो क्लास को अच्छी प्रकार से मैनेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा कराना, क्योंकि उसने क्लास को अच्छे मैनेजमेंट के क्या करा, टीमों में बांट दिया। तो टीमों के अंदर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा कार्य को करने के लिए। जो भी कार्य दिया जाएगा उसमें क्या करेंगे, ट्रेनीज कंपटीशन करेंगे, एक दूसरे से बेटर परफॉर्मेंस देंगे, एक दूसरे से ज्यादा मोटिवेटेड होकर वर्क करेंगे और एक दूसरे से ज्यादा ऑन टाइम वर्क करेंगे। तो इस कंपटीशन होने से क्या होगा, क्वालिटी में सुधार होगा, कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो इसलिए ये कंपटीशन भी जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। नेक्स्ट है प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान करके। एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता है, वो जो लर्नर्स हैं उनकी क्या करें, प्रेस करें, प्रशंसा करें, उनको उनका जो कार्य है उसके लिए उन्हें अवार्ड करें, तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। और जो कार्य नहीं कर रहे हैं, जो कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे उस कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार से जो अध्यापन कार्य है उसकी गुणवत्ता के लिए जो एक इंस्ट्रक्टर है वो मुख्य रूप से जो कार्य करता है, नंबर 1 गुणवत्ता में सुधार की गतिविधियों को ऑर्गेनाइज करना, जो क्लास है उसको ग्रुप्स के अंदर और टीम्स के अंदर डिवाइड करना और उनके अंदर कॉम्पिटिशन्स बनाना और उनकी प्रशंसा करना और उनको पुरस्कार प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विश्लेषण करना। ये कार्य भी किसका, इंस्ट्रक्टर का। तो इस कार्य को कैसे परफॉर्म करता है अपनी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो पाठ्यक्रम को एनालिसिस करता है। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, पूरे पाठ्यक्रम का सावधानी पूर्वक अध्ययन करता है। जो सिलेबस उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला हुआ है, इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला हुआ है, वो अपने एनालिटिकल माइंड से क्या करता है, उसको एनालिसिस करता है। और वो एनालिसिस में क्या क्या करता है कि इस पाठ्यक्रम के अंदर, सिलेबस के अंदर इतनी जॉब्स दे रखी हैं, इतने लेसन्स दे रखे हैं, इनको मुझे कैसे कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सा लेसन पहले पढ़ाना है, कौन से कौशल पहले पढ़ाने हैं, किस कौशल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन से कौशल ऐसे हैं जिनका रॉ मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी है, सफिशिएंट है। तो ये सारी वो क्या करता है, इस वाले पॉइंट में देखता है कि वो किस प्रकार से इस पाठ्यक्रम को जो से मिला है वो अच्छा इसका एनालिसिस करके और पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से कर सके या पूरा कर सके टाइम से। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यक प्राथमिक कौशलों के प्रायोगिक व सैद्धांतिक पाठों की सूची बनाना। पहले वो क्या कर रहा है, सिलेबस का एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो एनालिसिस के बिहाफ पे तो जो लेसन्स हैं और स्किल्स हैं उसको वो लिस्टिंग करेगा। यदि वो एनालिसिस नहीं करेगा तो ये लिस्टिंग वाला पॉइंट कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले जो एनालिसिस कराया उसके बिहाफ पर वो जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी स्किल्स हैं, उनके क्या करेगा, लिस्ट प्रिपेयर करेगा। और वो लिस्ट क्यों प्रिपेयर कर रहा है, लिस्ट तो ऑलरेडी सिलेबस के अंदर है, लेकिन वो लिस्ट इसलिए बना रहा है क्योंकि वो जो अपनी टीचिंग है उसको साइकोलॉजिकल लेकर जा रहा है। क्योंकि हो सकता है जो फर्स्ट लेसन दे रखा हो वो इतना यूजफुल ना हो, इजी ना हो, तो अपनी टीचिंग को वो इजी टू डिफिकल्ट ले जाने के लिए, नोन टू अननोन ले जाने के लिए क्या करेगा, स्टडी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन पाठों का तार्किक क्रम निश्चित करना। जो उसने लिस्ट बनाई है, पहले क्या करा, एनालिसिस करा, फिर उसने लेसन्स की और कौशलों की लिस्ट बनाई। अब जो ये लिस्ट बना रहा है, ये लिस्ट भी कैसी होगी, इसकी लॉजिकल होगी। मतलब उसने जो पाठों का सिलेक्शन किया है, जो लेसन्स का सिलेक्शन करा है, वो साइकोलॉजिकल या फिर लॉजिकल ऑर्डर में होंगे। मतलब जो लेसन उसने, सपोज उसने थर्ड लेसन को सिलेक्ट किया है और उसके बाद उसने फिफ्थ लेसन को सिलेक्ट करा है, तो थर्ड और फिफ्थ का लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। मतलब फर्स्ट जो थर्ड लेसन है वो फिफ्थ से एकदम से अलग डायरेक्शन वाला नहीं होना चाहिए, तो लॉजिकल उसके सीखना नहीं होगा। तो जो भी लेसन्स वो सिलेक्ट कर रहा है उनका भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसी कौशल का भी, यदि कौशल में सपोज वो पेंट बनाना सिखा रहा है, तो पेंट बनाने के लिए पहले बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स हैं,
वो पहले लॉजिकल सीक्वेंस में वो सिखाएगा, तो अपने आप पैंट की जब स्किल सिखाएगा तो वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त समय को घंटों में बांटना। उनको उसको एक एक्चुअल टाइम मिला हुआ है, पहले तो पूरा ट्रेनिंग टाइम कि आपको 6 महीने दिए जा रहे हैं। ठीक है। अब इस 6 महीने मिले हुए टाइम को वो आवर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि इसको थ्योरी में कितना % टाइम डिवोट करना है और प्रैक्टिकल में कितना टाइम डिवोट करना है। जब उसके एक्चुअल आवर्स निकल के आएंगे तो वो उनको किस में देगा कि किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पे जो टाइम है कि पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त घंटों को बांटना, मतलब जो उसको ट्रेनिंग पीरियड मिला है उसके लिए वो पूरे टाइम को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, आवर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आवश्यक शिक्षण सामग्री का प्रबंध करना। जो भी लेसन्स पढ़ाता है वो क्लास में या जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करता है उसके लिए क्या चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, उसमें टीचिंग मटेरियल भी चाहिए, आपको टीचिंग एड्स भी चाहिए। तो इसका भी सारा मैनेजमेंट कौन करता है, इंस्ट्रक्टर करता है। तो ये भी उसकी टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेसन पढ़ाने के लिए उसको क्या क्या मटेरियल चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए, ठीक है, और उसको शीट्स चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है मूल्यांकन की पद्धति निश्चित करना। इवैल्यूएशन जो भी वो गतिविधि करा रहा है क्लास में, तो उसके लिए कौन सा इवैल्यूएशन टेक्निक को फॉलो करेगा वो उसको आना चाहिए। टास्क को, असाइनमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करेगा, लेसन को जो वो पढ़ा रहा है उसके बाद जो उसमें से टेस्ट लेगा उसको कैसे इवैल्यूएट करेगा, ये इवैल्यूएशन टेक्निक उसको आनी चाहिए। अब इवैल्यूएशन में भी वो जो टेक्निक्स फॉलो कर रहा है इवैल्यूएशन की, उसमें जो भी इवैल्यूएशन टेक्निक कर रहा है वो उसको अच्छे से उसका ज्ञान होना चाहिए। यदि वो सपोज टू किसी स्टूडेंट्स को किसी वर्क पर, किसी असाइनमेंट पर एक्सीलेंट का रिमार्क कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि एक्सीलेंट मार्किंग कितना होता है। यदि वो गुड दे रहा है तो गुड का पता होना चाहिए कि गुड कितने मार्क्स पर या कितने नंबर्स पर दिया जाता है, तब वो बेटर इवैल्यूएशन कर सकता है। और जो वो इवैल्यूएशन कर रहा है वो इवैल्यूएशन भी उसको करना आना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा आपके इवैल्यूएशन पद्धति में आता है कि पद्धति वो निश्चित करता है कि किस वर्क को कैसे इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के आधार पर साप्ताहिक क्रम, वीकली शेड्यूल बनाना। जो आपको सिलेबस मिला है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्टर जो होता है वीकली शेड्यूल बनाता है। टाइम टेबल तो एक अलग बात होती है, वो तो डे टू डे होता है, लेकिन वीकली शेड्यूल क्या होता है, टाइम टेबल का पूरा एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आपके पूरे 5 डेज के प्रोग्राम होते हैं। तो वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही एक वीकली शेड्यूल बना के रखता है कि पूरे वीक का प्रोग्राम क्या है। तो ऐसा करने से क्या होता है, लर्नर्स को पता पड़ जाता है कोई इंपॉर्टेंट जॉब होती है, इंपॉर्टेंट लेसन होता है, तो वो छुट्टी नहीं करते हैं, क्योंकि वो पता होता है कि फ्राइडे को ये होने वाला है या थर्सडे को ये होगा, ये टेस्ट इस दिन होगा। तो जब उनको पता नहीं होता है तो वो भी एब्सेंट हो जाते हैं। तो वीकली शेड्यूल भी प्रिपेयर करना किसकी जिम्मेदारी है, इंस्ट्रक्टर की, वो उसकी टीचिंग जिम्मेदारी है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है एक इंस्ट्रक्टर की कि वो अपने जो विद्यार्थी हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास करें। सिर्फ पढ़ाने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक टीचर होता है उसका जो टीचिंग फील्ड होता है, एजुकेशन फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो टीचर होता है उसका इम्पैक्ट उसके स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसे में उसको अपनी खुद की भी पर्सनालिटी अच्छी रखनी पड़ती है और साथ में अपने स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी भी अच्छी करनी पड़ती है। यदि उसकी अपनी पर्सनालिटी अच्छी होती है, उसके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, तो स्टूडेंट जब उसको फॉलो करते हैं तो उन पर्सनालिटी ट्रेट्स का उसके फ्यूचर पर प्रभाव पड़ने लगता है। अच्छी बातों से वो अच्छा करने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, बुरी बातों से वो पिछड़ जाते हैं और वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक छात्रों के सीधे संपर्क में होता है, अतः एक शिक्षक को छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में विशेष ध्यान देना चाहिए और उसमें निम्नलिखित गुणों का विकास करना चाहिए। तो ये गुण कौन कौन से हैं? नंबर 1, पढ़ाई में उन्हें स्वयं निर्भर बनाना। जो अच्छे इंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, अच्छे टीचर्स, वो अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम क्यों पढ़े, हमको पढ़ना ही होता तो घर पे पढ़ लेते, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाली होती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में वो अपने माइंड से चीज़ों को समझता है, सॉल्व करता है, सोचता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो कभी कभी इंस्ट्रक्टर को क्या करना चाहिए, स्पून फीडिंग को अवॉइड करके और सेल्फ स्टडी के लिए अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए।
तो इससे क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं स्टडी के लिए कि आज टीचर नहीं आया तो आज पढ़ाई नहीं होगी। नहीं, जो सेल्फ स्टडी में विश्वास करता होगा, टीचर आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी स्टडी टाइमली करेगा। तो सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करना भी एक इंस्ट्रक्टर की टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का दृष्टिकोण बदलना। जब क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं या ट्रेनीज आते हैं तो वो एक अलग एटीट्यूड, एक अलग परसेप्शन के साथ आके बैठते हैं, लेकिन टीचिंग के अंदर जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने कुछ तो अपने आर्ट से, कुछ अपने वे ऑफ क्वेश्चनिंग से, कुछ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से उनके ऊपर प्रभाव डालता है। तो धीरे धीरे जो ट्रेनीज होते हैं उनके एटीट्यूड में चेंज आता है, नॉलेज के प्रति भी, जो लर्निंग करने आया उसके प्रति भी और इंस्ट्रक्टर के प्रति भी। तो ये करना आना चाहिए और ये करवाना उसको आना चाहिए, ये उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है। ठीक है। नेक्स्ट है पढ़ाई के साथ साथ अच्छी आदतों का निर्माण। सिर्फ लेसन पढ़ा देना या कौशल सिखा देने से ट्रेनीज के जो है हैबिट्स अच्छी डेवलप नहीं होती हैं। उनको कुछ ऐसी बातें सिखानी पड़ती हैं जिससे उनकी ट्रेनीज की अच्छी हैबिट्स उसमें डेवलप हों, और उसमें से 2-3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर इंस्ट्रक्टर को अपने ट्रेनीज में डेवलप करनी आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कर्टेसी। तो ये जो इम्पॉर्टेंट उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके विकास में बहुत सहायक होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के विकास में सहायक होते हैं, उनकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाते हैं। तो इस प्रकार से अच्छी आदतों का एक अपना ही स्थान होता है। और जहाँ बात टीचिंग लर्निंग की होती है, शिक्षा ग्रहण करने की जहाँ जगह होती है, यदि वहाँ पर ऐसी हैबिट्स का डेवलपमेंट होता है तो टीचिंग का कार्य अपने आप ही सफल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्र भावना जागृत करना। मैंने पहले भी बताया था कि राष्ट्र भावना कैसे आएगी, जब आपका सोसाइटी डेवलप होगा, सोसाइटी के लोगों के अंदर ये भावना होगी तो सोसाइटी मिलके अपने आप एक अच्छा राष्ट्र खड़ा कर देती है। तो इस प्रकार से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर राष्ट्र भावना को प्रेरित करने का कार्य भी कौन करता है, इंस्ट्रक्टर करता है। तो इसमें छोटी छोटी सी बातों से उनका ध्यान आकर्षित कर सकता है कि आपका जो राष्ट्रीय गान है जब वो होता है तो आपको कैसे उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, आपको कुछ जो हमारे नेशनल मार्क हैं उनको आपको याद होना चाहिए, नेशनल पक्षी कौन है या नेशनल फ्लावर कौन है। ठीक है। और कभी कभी उनको मोटिवेटेड जो स्टोरीज सुनानी चाहिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने जो अपना रोल प्ले करा है उसके बारे में बताना चाहिए कि ये जो फ्रीडम है आपको ऐसे इजीली नहीं मिली है, बहुत हार्ड वर्क से मिली है। तो उनको स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। यदि उनको ये नहीं पता होगा तो वो इसके लिए कैसे होंगे, लापरवाह होंगे। तो इस तरह धीरे धीरे उनमें भी देशभक्ति की भावना आती है। ठीक है। नेक्स्ट है परिश्रमी बनाना, हार्ड वर्किंग। और जहाँ बात वोकेशनल एजुकेशन की है तो वहाँ पे तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जब तक आप कौशल को करने के लिए हार्ड वर्कर नहीं होंगे तो आप कौशल सीख ही नहीं सकते हो। तो स्टूडेंट्स को हार्ड वर्किंग कैसे कराएंगे, बाय प्रैक्टिस, बाय मोटिवेशन आप उनको हार्ड वर्कर बनाएंगे। तो कठिन परिश्रम से चीज़ों को करना सीखेंगे और किसी के भरोसे नहीं रहेंगे कि ऐसे ही बिना मतलब के हमें मिल जाएगा। वो अपने परिश्रम से चीज़ों को लेना सीखेंगे। नेक्स्ट है अनुशासन प्रिय बनाना, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो डिसिप्लिन की हैबिट्स के अंदर आते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ इसके नुकसान नहीं है, फायदे ही हैं। तो उनको डिसिप्लिन प्रिय बनाना चाहिए और वो डिसिप्लिन को फॉलो भी करें। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन जो है वो ऑन पेपर्स बना हुआ है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, उसको मानने वाला कोई नहीं है। तो आपको अपने लर्नर्स को ये भी बताना होगा, इंस्ट्रक्टर को, कि डिसिप्लिन से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको वो माने। क्लास में किस टाइम पे आना है, कहाँ पर बैठना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, टीचर के सामने किस तरह से बात करनी है, नहीं करनी है, वो सब उसको सिखाया जाना चाहिए। तो जब यहाँ पे सीखेगा तो अपनी सोसाइटी में भी वैसे ही परफॉर्म करेगा और जहाँ पर जॉब करेगा वहाँ पे भी परफॉर्म करेगा। यदि उसको डिसिप्लिन यहीं से नहीं आएगा तो फिर इसको डिसिप्लिन कहीं नहीं है। नेक्स्ट है समय पाबंद बनाना। उसको मतलब टाइम का इतना इम्पोर्टेंस बताना चाहिए कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एक बार चला जाता है समय वो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो ये बातें उसको पहले से ही बता दीजिए अपने स्टूडेंट्स को। ये इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है कि टाइम की इम्पोर्टेंस बताए। तो अपने आप टाइम के लिए जिम्मेदार बनते हैं और टाइम के पाबंद बनते हैं, पंक्चुअल होते हैं, चाहे वो टास्क से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, या क्लास किसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, या फिर उनकी जो अटेंडेंस से रिलेटेड हो। तो टाइम की इम्पोर्टेंस बताना टीचर का एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट
रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है मूल्यांकन। टीचिंग से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो इंस्ट्रक्टर की है वो है मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें जब वो मूल्यांकन करता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? नंबर 1, मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों का चयन करना है। सिलेक्शन क्या होता है क्लास में? जैसे एक क्लास है, आकर बैठी है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर को कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कौन टीचिंग में इंटरेस्ट लेता है कौन नहीं लेता है? कैसे मालूम पड़ेगा? इवैल्यूएशन से पता पड़ेगा। इवैल्यूएशन कैसे होगा? टेस्ट लिया जाएगा, जो आपने पढ़ाया है वो किस प्रकार से उन लोगों ने उसका रेस्पॉन्स दिया है, तो सिलेक्शन कर लेगा ना वो। जो पास हुए हैं, अच्छे नंबर्स लाए हैं, इसका मतलब पढ़ने वाले हैं। जो उससे कम लाए हैं वो कम पढ़ रहे हैं, और जो बिल्कुल नहीं ला रहे हैं वो एवरेज है क्लास के अंदर। तो इस सिलेक्शन को पता करता है। इसलिए टीचर जब पढ़ाता है तब वो एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन जो रेस्पॉन्स होते हैं वो डिफरेंट आते हैं। वो इसी वजह से आते हैं कि जो ट्रेनी है वो किस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, और जब उसको ये इवैल्यूएशन से पता पड़ता है तो वो क्या करता है, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको भी एक लेवल में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों की समझदारी का पता लगाना। विद्यार्थी कितने समझदार हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो भी इवैल्यूएशन से पता लगाता है। राइट। नेक्स्ट है शिक्षण की सफलता को ज्ञात करना। जो उसने टीचिंग कराई है क्लास में, जो लेसन पढ़ाया है, जो जॉब सिखाई है, इसकी सक्सेस को कैसे पता करेगा? उसका एक ही तरीका है, इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेडिंग देने के लिए। इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? ग्रेडिंग देने के लिए। क्या क्या ग्रेड किस किस बच्चे को कैसे देना है, किस बच्चे ने कैसा वर्क किया है। तो इवैल्यूएशन से ग्रेडिंग दे सकते हैं ना, बिना इवैल्यूएशन के आप ग्रेडिंग दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। जब आप इवैल्यूएशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में एक कंपटीशन आता है। यदि इवैल्यूएशन नहीं होगा तो किसी को मालूम पड़ेगा कि उनके 10 में से कितने मार्क्स आए, उसके कितने मार्क्स आए, उसके कम क्यों आए, उसके ज्यादा क्यों आए। तो ये कंपटीशन की भावना पैदा करता है इवैल्यूएशन, तो इसलिए बहुत जरूरी है और ये इंस्ट्रक्टर को कराना आना चाहिए। नेक्स्ट है उनकी कमजोरियों का पता लगाना। इवैल्यूएशन से ही उनकी जो वीकनेसेस होती हैं, वो कहाँ पर चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी कमियों का पता चलता है। यदि हम लोग इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएशन नहीं करेगा, तो ये कमियां जो हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं उनकी पर्सनालिटी में, इसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और जब फाइंड आउट नहीं होगी, ट्रेस आउट नहीं होगी, तो उनका रिमूवल भी नहीं होगा, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास में विद्यार्थियों के रैंक का पता लगाना। जो उनका रैंकिंग होता है, या उन्होंने कौन सा नंबर लिया, 1 2 3 4 पोजीशंस जो होती है क्लास में, इनका पता कैसे लगेगा? इवैल्यूएशन से। फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, कौन फेल हो गया। ठीक है, तो ये भी कैसे पता पड़ता है? इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन जो होता है उसमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करता है इंस्ट्रक्टर। वो टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? जैसे मौखिक परीक्षण। मौखिक मतलब ओरल टेस्ट लेना। अब ओरल टेस्ट में वो क्या करेगा? वाइवा लेगा। तो वाइवा कंडक्ट करेगा, क्वेश्चनायर बनाएगा। वो क्वेश्चनायर को कैसे पुट अप करेगा? या तो इंडिविजुअल ट्रेनी से पूछेगा या फिर उनकी ग्रुपिंग कर देगा, ग्रुप वाइवा कंडक्ट करेगा। तो ये जो होता है उसका कैसा? ओरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेगा? प्रायोगिक परीक्षण, प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट करेगा। यदि वो जॉब सिखा रहा है तो जॉब को इवैल्यूएट कैसे करेगा? प्रैक्टिकल से करेगा। उसको ओरल कर सकता है? नहीं मैम। उसको थियोरेटिकल कर सकता है? तो जॉब को इवैल्यूएट करने के लिए उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिखित परीक्षण। जो लिखित परीक्षण होता है रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट से वो क्या पता करेगा कि जो भी उसने नॉलेज प्रोवाइड करी है वो रिटन में उसका रेस्पॉन्स कैसे देता है। और रिटन टेस्ट कराने के लिए वो डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करेगा। रिटन टेस्ट जो होता है कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है आपका और सब्जेक्टिव भी होता है। तो रिटन टेस्ट प्रिपेयर करेगा, उससे जो उसका रिजल्ट आएगा सामने, वो इवैल्यूएट करेगा कि उसने जितनी टीचिंग करी, जो सिखाया, वो किस तरीके से लर्नर्स के दिमाग में प्लेस ले पाई है। ठीक है, तो ये भी टीचिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है इंस्ट्रक्टर की, जो कि इसको परफॉर्म करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है क्लास गतिविधियों की निगरानी व उनका पर्यवेक्षण करना। ये जो अभी मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, उसके अलावा भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें मुख्य है क्लास गतिविधियों की निगरानी करना। जो भी क्लास में एक्टिविटी करा रहा है, लेसन भी पढ़ा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? निगरानी करनी है कि जो लेसन पढ़ा रहा है उसको कोई सुन भी, ऐसा तो कोई ट्रेनिंग नहीं जो सुन नहीं रहा वो क्लास में बैठ के, सो तो नहीं रहा है कहीं,
तो लेसन पढ़ाते पढ़ाते भी उसको निगरानी करनी। कौशल सिखा रहा है तो भी देखना है कि जो कौशल सिखा रहा है वो अच्छे से देख रहा है कि नहीं, सीख रहा है कि नहीं, टेक्निक सीख रहा है कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन को समझ रहा है कि नहीं, प्रोसीजर समझ रहा है कि नहीं, स्टेप्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये सब निगरानी में आता है। मतलब उसकी जो आईज है इंस्ट्रक्टर की एकदम बहुत अलर्ट होनी चाहिए कोई भी मतलब एक्टिविटी को पकड़ने के लिए जो कि लर्नर्स के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो ये कार्य उसको करना आना चाहिए। इसी के साथ उसको और क्या करना है, जो भी कार्य करा रहा है क्लास के अंदर उसको सुपरवाइज करना। लेसन पढ़ाया तो लेसन को सुपरवाइज करना, डिमॉन्स्ट्रेशन सिखाया या डिमॉन्स्ट्रेशन कराया है या जॉब सिखाई है तो उसको भी सुपरवाइज करना। तो यदि सुपरवाइज नहीं करेगा तो वो अच्छा पर्यवेक्षण भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा पर्यवेक्षण के लिए उसको पर्यवेक्षण करना ही पड़ेगा चीजों का। ठीक, नेक्स्ट है छात्रों की संख्या के अनुसार क्लास में सुविधाजनक बैठने के लिए लेआउट तैयार करना। इंस्ट्रक्टर को एक पर्टिकुलर प्लेस मिलता है अपनी टीचिंग वर्क को कंडक्ट करने के लिए या परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो स्पेस उसको मिला है उस लेआउट को वो कैसे बनाएगा वो उसको आना चाहिए। चॉक बोर्ड कहाँ लगा होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, उसका खुद का अपना टेबल जो है वर्किंग टेबल कहाँ लगा हुआ होना चाहिए, टीचिंग एड्स कहाँ रखे जाएंगे, ये सब उसको मैनेज करने आना चाहिए। तो यदि उसको लेआउट प्लानिंग आती होगी तो वो अच्छे प्रकार से लेआउट तैयार करके अपने प्रॉपर तरीके से अपने वर्क को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हम लोगों ने इंस्ट्रक्टर की टीचिंग से रिलेटेड जिम्मेदारियों को समझा और नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं कि एक जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्यवस्था से जुड़ी हुई कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इंस्ट्रक्शनल एरिया क्या होता है। आप किसको कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शनल एरिया है। आप हर एरिया को तो इंस्ट्रक्शनल नहीं बोल सकते हो, तो एक ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया होता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो जिसको कि हम लोग इंस्ट्रक्शनल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि इंस्ट्रक्शनल एरिया क्या है। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करिए कि जहाँ पर भी प्रैक्टिकल वर्क होता है वो इंस्ट्रक्शनल एरिया कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है वो प्रैक्टिकल सिर्फ स्किल्स को प्रोवाइड करने के लिए हो रहा है तो वो एरिया आपका इंस्ट्रक्शनल एरिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल तो कई जगह के होते हैं लेकिन आप उसको इंस्ट्रक्शनल एरिया नहीं बोल सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्शनल एरिया वही है जहाँ पे सिर्फ स्किल्स को सिखाया जा रहा है प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो वो आपका इंस्ट्रक्शनल एरिया है। राइट, इस एरिया से रिलेटेड एक इंस्ट्रक्टर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, जो इंस्ट्रक्शनल एरिया है उससे रिलेटेड उसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। तो इसमें सबसे पहले है ट्रेड से संबंधित मशीन व उपकरणों को क्रम से व्यवस्थित करके हाउसकीपिंग के सिद्धांतों का पालन करें। जो इंस्ट्रक्टर है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को स्टोर से इंडेंट कर लेता है तो उन सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को उसको हाउसकीपिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अपने एरिया के अंदर रखना आना चाहिए, वर्कशॉप के अंदर रखना आना चाहिए। अब हाउसकीपिंग के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आपके जो गैजेट्स हैं वो सीक्वेंस में लगे हुए होने चाहिए, उन पर नंबरिंग होनी चाहिए, वो कवर्ड होने चाहिए, उनके कलर्स जो हैं ऐसे घिसे पिटे या ऐसे नहीं हो कि वो खराब लगे, भद्दे लगे। तो सिस्टमेटिक मैनर में आपके जो है इक्विपमेंट्स रखे हुए होने चाहिए। ये हाउसकीपिंग कहती है, हाउसकीपिंग का प्रिंसिपल कहता है, जिसकी जानकारी किसको होनी चाहिए? इंस्ट्रक्टर को होनी चाहिए। इसी के साथ क्या है कि जो भी उसने अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लगाए हैं उन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर हर इक्विपमेंट की, हर मशीनरी की हिस्ट्री शीट भी लगी हुई होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे ट्रेनीज हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आए। वो मशीन की जब एक हिस्ट्री शीट पढ़ेंगे तो उनको पता पड़ना चाहिए कि ये मशीन कब खरीदी गई, इसमें कितनी बार रिपेयर हुआ, इस मशीन की कितनी कॉस्ट है। तो जब उनको ये जानकारी मिलेगी तो उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि जो मशीन है वो बहुत महंगी है, इसको सही प्रकार से यूज करना चाहिए, इसका रखरखाव अच्छे से करना चाहिए। तो ये कार्य भी कौन करवा सकता है? हमारा इंस्ट्रक्टर करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कशॉप का एक रफ लेआउट तैयार करें जिसमें मशीनों को उचित स्थान अंकित हो। जो उसको जगह मिली हुई है, जो प्लेस मिला है वर्कशॉप अरेंजमेंट के लिए, उसका वो क्या करे? रफ लेआउट प्रिपेयर करे। रफ लेआउट के मतलब कि आपके पास 20 मशीनें हैं तो वो लेआउट का मतलब मेजरमेंट कर ले अपने रूम का
कि उसके पास कितने बाई कितने की जगह है, और उसके अकॉर्डिंगली वो मशीनों का क्या कर ले, नाप ले लें कि एक गैजेट इतनी दूरी पर रखी गई है, दूसरी कितनी दूरी पर रखी जाएगी, इस तरीके से वो डिसाइड कर ले। तो एक रफ लेआउट में उसको पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर गैजेट या इक्विपमेंट का प्लेसमेंट कैसे होगा, और ये इंस्ट्रक्टर को आना चाहिए। ठीक है, तो इससे उसका वर्कशॉप मैनेजमेंट जो है बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है, मशीनों के बीच पर्याप्त जगह हो जिससे उनके प्रयोग में कठिनाई ना हो। जो आपने लेआउट तो बना लिया, मशीनें रख दी, लेकिन जो मशीनें आपने रखी हैं, आपके अंदर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन मशीनों को आप किस प्रकार से रख रहे हो। क्या उनके बीच में आपने इतना स्पेस रखा है कि वो जो मशीन को यूज करने वाला लर्नर है या जो हमारा ट्रेनी है उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके? क्या उसमें आपने उसके खड़े होने के लिए, उसके थोड़े मूवमेंट के लिए जगह रखी है कि नहीं? तो राइट प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है और वो उसको करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, फर्श का सही प्रकार से रख रखाव रखना, सही प्रकार से मरम्मत करवाना। जो फ्लोरिंग होती है यदि ये प्रॉपर नहीं होगी तो इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उसकी जो वर्कशॉप है उसकी फ्लोरिंग जो है स्मूथ होनी चाहिए और वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, वो खराब नहीं होनी चाहिए, और ये कार्य भी उसका है कि वो अपनी फ्लोरिंग को सही प्रकार से रखे। यदि कहीं से कुछ टूट फूट हुई होती है तो उसकी टाइमली क्या कराए, मरम्मत कराए, जिससे लर्निंग जो प्रोग्राम है वो अफेक्ट नहीं कर पाए और जो ट्रेनीज है वो अच्छी प्रकार से सीख सके। क्योंकि फ्लोरिंग नहीं होगी और उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गिर जाता है, तो टीचिंग प्रोग्राम भी एक तरीके से स्टॉप हो जाता है। तो ये स्थिति ना आए, इसलिए उसको पहले से ही अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो उसका अच्छी प्रकार से क्या करे, रख रखाव करे। ठीक है, नेक्स्ट है भंडारण की व्यवस्था करना। यदि वर्कशॉप है, टूल्स इक्विपमेंट्स आप मंगाते हो, कुछ आपके पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ खराब भी हो सकते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? हर चीज़ को तो वर्कशॉप में नहीं रख सकते हो। तो वर्कशॉप में आपको एक ऐसा प्लेस डिसाइड करना होगा कि जहाँ पर आप अपने टूटे फूटे सामान को या फिर जो ऐसे सामान है जिनकी मेंटेनेंस हो सकती है, रिपेयर हो सकते हैं, उनको ऐसे स्थान पे रख दे जो एक स्टोर जैसा लुक भी दे और आपका कार्य भी इजी हो जाए और आपकी वर्कशॉप खराब ना लगे। लेकिन आपकी जो वर्कशॉप है उसी में आप स्टोर बना के रख देंगे तो पूरी वर्कशॉप ही स्टोर जैसा लगेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, और एक वर्कशॉप के नियमों के अंदर भी ये नहीं आता है। तो स्टोर एक प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए जिसमें आप ऐसा सामान रखिए जो कि आपके लिए या तो यूजफुल नहीं है या रिपेयर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश व वायु की उचित व्यवस्था का ध्यान रखना। वर्कशॉप में एक तो जो लाइट है उसका अच्छा प्रबंध होना चाहिए और साथ में वेंटिलेशन भी, जो हवा का आवागमन है वो सही होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। क्योंकि इसमें मुख्य बात यह है कि जब हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं तो वर्कशॉप में जो कार्य है वो ज़्यादातर मशीनरी पे होता है और मशीनरी पे होता है, कई सारे केमिकल्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। यदि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो इससे लर्नर्स की हेल्थ पे गलत प्रभाव पड़ सकता है और जो अनुदेशक है उसकी भी हेल्थ पे गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बहुत अच्छी प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी प्रकार की वेंटिलेशन होनी चाहिए, जिससे कि प्रकाश की व्यवस्था इसलिए अच्छी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ उनको सिखाई जा रही है, कौशल में बहुत बारीकियाँ होती हैं। यदि हम लोग अपैरल सेक्टर या ड्रेस मेकिंग के किसी भी कौशल को ले लें तो आप देखिए कि जो स्टिचिंग होती है बहुत बारीक होती है, कुछ जो उनके मैनुअल जो होते हैं टेक्निक्स वो भी बहुत बारीक होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाएंगे और जब वो दिखेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा अपने आइज़ के ऊपर स्ट्रेस देके उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, इन फ्यूचर उनकी आईसाइट पे बैड इफेक्ट जाएगा। तो ये स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, ट्यूबलाइट्स की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और वेंटिलेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है रंग गतिकी का ध्यान रखना। रंग गतिकी क्या होता है, जिसमें आप कलर डायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं और कलर डायनेमिक्स हमने यदि वर्कशॉप के अंदर यूज़ नहीं करा तो एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है। यदि एक इंस्ट्रक्टर को ये नॉलेज नहीं होगी कि एक वर्कशॉप में किस तरीके के डायनेमिक्स यूज़ किए जाते हैं कलर के सेंस में, तो वो अच्छी वर्कशॉप को रन नहीं कर सकता है। तो कलर डायनेमिक्स में उसको जैसे छत का कलर है वो कैसा रखना है, जो वॉल्स हैं उनका कलर कैसा रखना है, जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी है उनके कलर सब को कैसे रखने हैं, ये उसको करना आना चाहिए। हर कलर को यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करना। फर्स्ट एड बॉक्स जैसे सपोज वर्कशॉप में कोई हैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप जब तक डॉक्टर का वेट करोगे तो सिचुएशन बिगड़ सकती है।
तो इसलिए एक इंस्ट्रक्टर की ये जिम्मेदारी है मैनेजरियल कि वो अपनी वर्कशॉप में, अपने क्लासरूम के अंदर एक छोटा मोटा जो है फर्स्ट एड बॉक्स प्रिपेयर रखे, जिसमें वो प्राइमरी स्टेज पर किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एक्सीडेंट को हैंडल कर सके डॉक्टर्स तक ले जाने तक, तो जिससे कि इंजरी ज़्यादा नहीं हो जाए, एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स उसको अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज ही नहीं करना है, प्रॉपर प्लेस पे रखना आना चाहिए। ऐसा नहीं बॉक्स तो बना दिया और आपने रख ऐसे प्लेस पे दिया कि जब इंजरी हुई तो वो मिला ही नहीं, जगह पे था ही नहीं, तो बेकार गया उसका। उसने एफर्ट्स भी करे और समय पर वो काम भी नहीं आया। तो उसको सही प्लेस पे भी रखना है। उसमें जो भी वो मशीन चीजें यूज कर रहा है, मटेरियल यूज कर रहा है, वो आउटडेटेड ना हो, एक्सपायरी फॉर्म में ना हो, चाहे वो छोटा सा डेटॉल ही क्यों ना हो, कोई ट्यूब क्यों ना हो, इस तरीके से वो भी उसको मैनेज करना है। ठीक है। नेक्स्ट है अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था। अग्निशमन यंत्र तो हर वर्कशॉप में बहुत इम्पोर्टेंट है और वैसे भी हर जगह इम्पोर्टेंट है, ऑफिसेस में तो। लेकिन फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कहीं पे भी वर्कशॉप है, इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आपको ये जो है फायर डिवाइसेस लगानी ही है। यदि ये फायर डिवाइसेस नहीं होती है तो इस पर पेनल्टी भी है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये फायर डिवाइसेस जरूर आपको लगानी है आपके वर्कशॉप में। जैसे कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हैपनिंग हो जाती है, आग लग जाती है, तो आप उसको एकदम से ऑन द स्पॉट कवर कर सको। साथ में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आपने डिवाइसेस लगा दी हैं लेकिन उनका ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग्स को नहीं दिया है, स्टाफ को नहीं दिया है, तो वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में डिवाइसेस का यूज नहीं हो पाएगा। तो उनका ट्रेनिंग भी आपको उनको देना चाहिए, स्टाफ को भी देना चाहिए और लर्नर्स को भी देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक अच्छी वर्कशॉप की निम्न विशेषताएं होती हैं। अभी हमने बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा जो कि एक इंस्ट्रक्टर को एक जिम्मेदारी के रूप में निभानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यदि वो इस प्रकार से कार्य करता है तो उसकी वर्कशॉप जो है निम्नलिखित विशेषताएं ले लेती है। नंबर 1, अनुकूल वातावरण। एक वर्कशॉप में आप जो कार्य सिखाना चाहते हैं, जॉब सिखाना चाहते हैं, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, मशीनरी अच्छी लगा रहे हैं, कलर डायनामिक्स यूज कर रहे हैं, आप जो है फायर डिवाइसेस लगा रहे हैं, ठीक प्रकार से फ्लोरिंग कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट अच्छा बन रहा है ना, तो गुड एनवायरनमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है सुरक्षा। सुरक्षा भी कर रहे हैं, प्रॉपर ट्यूबलाइट वगैरह लगा रहे हैं। यदि लाइट प्रॉपर नहीं होगी तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं, अंधेरे में कोई गिर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है सेफ्टी भी दे रहे हैं, डिवाइसेस भी लगा रहे हैं, फायर डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं, तो ये सेफ्टी। साथ में सेफ्टी स्लोगन्स का भी आप यूज करेंगे तो एक सुरक्षा की भावना लर्नर्स में भी आती है और एक सुरक्षित वातावरण तैयार होता है। एक सुरक्षित वातावरण भी एक जो वर्कशॉप होती है उसकी अच्छी विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट है सही स्थिति में औजार, उपकरण और मशीनरी। जो भी आपके इम्प्लीमेंट्स हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं वर्कशॉप के अंदर, वो कैसी पोजीशन में होने चाहिए? सही पोजीशन में होने चाहिए। टूटे फूटे, जैसे आपके मशीनें 20 रखी हुई हैं लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसमें से 10, तो बेकार है। ये 20 की 20 आपकी वर्किंग कंडीशन में, तो ये अच्छी वर्कशॉप मैनेजमेंट बोला जाएगा। ये एक बहुत अच्छी विशेषता बोली जाएगी वर्कशॉप की कि सारी मशीनरी, इक्विपमेंट सब ठीक अवस्था में है और सही प्रकार से रखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्श को तेल, ग्रीस, पानी और अन्य फिसलन भरी चीजों से मुक्त रखना और वर्कशॉप को कार्य समाप्ति तक पुनः व्यवस्थित करना। जैसे जो फ्लोर होता है, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कार्य जहाँ पे भी होता है थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह या पानी वगैरह गिर सकता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर को इस पे एकदम से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। जैसे ही ये होता है तो एकदम से ऑयल और ग्रीस को हटवा देना चाहिए, क्योंकि नहीं ऐसा होगा तो उस पर कोई भी स्लिप हो सकता है और उसको भारी इंजरी हो सकती है। तो फ्लोर पर इस तरीके की चीज़ें ना हो, उसको ध्यान किसको रखना है? इंस्ट्रक्टर को रखना है। इसी के साथ क्या करना है उसको कि जैसे सपोज वर्कशॉप में वर्क खत्म हो गया, ठीक है, क्लास ऑफ हो गई, तो क्लास ऑफ होने के बाद अपने ट्रेनीज को ये इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि क्लास ऑफ होने के बाद अपने जो चेयर्स हैं या आपके जो टेबल्स हैं या जो आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो उन्हें वापस से रीअरेंज करके जाएं। ऐसे नहीं कि वहाँ वो कहीं पर भी ऐसे छोड़कर चले गए तो आपकी वर्कशॉप जो है वो उसका लेआउट भी खराब हो जाएगा और उसकी ब्यूटी भी खराब हो जाएगी और एक सिस्टमेटिक जो आपने अरेंजमेंट कर रखा था वो तितर बितर दिखाई देगा। तो जैसा सेटअप मॉर्निंग में मिलता है वैसा ही सेटअप आप इवनिंग में वापस करके जाएंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शंस उनको देना चाहिए। ये जिम्मेदारी इंस्ट्रक्टर की बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है
औजारों और उपकरणों को साफ और सही स्थान पर रखना, वो गंदी संदी जगह पर ना रखे हों। जो भी प्लेसेस पर उनको प्लेसमेंट किया जाता है, रखा जाता है, वो जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, हाइजीनिकली। ठीक है, गंदी जगहों पर आपको उसको नहीं रखना है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है इंस्ट्रक्टर को, और सही जगह पर भी रखना है। ऐसे नहीं कि आपने सिस्टम लिए, आपकी क्लास के अंदर सिस्टम आपने विंडो के पास लगा दिए, दरवाजे के पास लगा दिए, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर इमेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अवशिष्ट पदार्थों को एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा करके तुरंत नष्ट करवाना। जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, इतने सारे लर्नर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा धागा भी नीचे गिरेगा, कुछ मटेरियल भी नीचे गिरेगा। तो ऐसा जो मटेरियल है वो आप क्या करेंगे, इसको पहले इकट्ठा कर लेंगे, और इसको इकट्ठा करने के बाद इसको कहीं पे भी आप डिस्कार्ड कर देंगे। पर ऐसा नहीं है कि इस मटेरियल को आप इकट्ठा करके क्लास में ही रख ले, या वो 2-3 दिन तक फर्श पे ही पड़ा रहे, तो इससे क्या होगा, आपके जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए आपको मटेरियल को इकट्ठा करना और उसको कहीं पर जाकर या तो जलाना है या फिर आपको फेंकना है। ठीक है, या फिर नष्ट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। नेक्स्ट है टूल्स व उपकरणों की देखभाल करना व समय पर उनकी मरम्मत करवाना। जो भी आपने टूल्स इक्विपमेंट्स लिए हैं उनको यूज़ करने के बाद एक हफ्ते में ज़रूर देखें कि इनमें कोई टूट फूट तो नहीं हुई है, कोई ऐसा इक्विपमेंट्स तो नहीं है जो कि मेंटेनेंस मांग रहा हो, तो ये सुपरविजन भी इसको करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है खराब होने से पूर्व। अब ये जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको वो किस प्रकार से मेंटेन कर सकता है, इसमें 3 पोजिशंस बताएंगे। ठीक है, देखिए पहली पोजीशन में क्या कर रहा है, वो खराब होने से पूर्व, बिफोर गोइंग आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब कोई आपकी टूल्स है, कोई मशीनरी है, वो आउट ऑफ ऑर्डर होने वाली है, मतलब खराब होने वाली है, उसी से पहले आपने उसको रिपेयर करा दिया। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, आफ्टर गोइंग आउट ऑफ ऑर्डर, खराब हो गई। लेकिन आपको खराब हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं ना आप कोने में उठा के रख दोगे, आप क्या करोगे, इसको मेंटेन करोगे, रिपेयर करोगे। खराब होने के बाद भी रिपेयर करोगे, और खराब होने वाली है उससे पहले रिपेयर करोगे। 2 सिचुएशन हो गई। थर्ड मैं बता रहा है टूल क्रिप। टूल क्रिप में आपको के साथ क्या करना है कि टूल क्रिप क्या होता है। टूल क्रिप एक्चुअली में वो प्लेस होता है जहाँ पर आप ना अपने जितने भी एडिशनल एक्स्ट्रा जो आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको आप रख देते हैं यदि काम में नहीं आ रहे, तो इसको टूल क्रिप कहते हैं। ये भी एक मेंटेनिंग अच्छी मानी जाती है कि आप अपने एडिशनल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को एक ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर वो खराब ना हो और उनमें किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। तो टूल क्रिप भी करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको 3 प्रकार से वो संभाल सकता है, बिफोर गोइंग आउट ऑफ ऑर्डर, आफ्टर गोइंग आउट ऑफ ऑर्डर, और अरेंज द टूल क्रिप। ठीक है, Hope you all understand this lesson. We'll see you on the next class. Thank you.